नमस्कार दोस्तों, स्टडी सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। ये 10,000 इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन सीरीज़ का हमारा अगला लेक्चर है। इस वीडियो में हम पिछले वर्षों में सारे गवर्नमेंट में एग्ज़ाम्स में आए सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस लूसेंट जीके का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये सारे क्वेश्चंस सारे स्टेट पीएससी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम और सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द चीफ लीगल एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन होता है? इसका सही आंसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत के महान्यायवादी। हु इज़ द चीफ लीगल एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इसका सही आंसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कौन है? भारत के महान्यायवादी। अब आपसे अगर पूछ लें हु इज़ द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के पहले अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी कौन थे? इसका सही आंसर है MC सेतलवड। MC सेतलवड भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे। आज का हमारा दूसरा सवाल है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? इसका सही आंसर है आर्टिकल 76। अब आर्टिकल 76 या अनुच्छेद 76 जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड आर्टिकल है। अब अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हु इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? भारत का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर या कानूनी अधिकारी कौन होता है? इसका सही आंसर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। अब अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं और जो भी भारत सरकार होती है उसके सलाह पर ही अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है, लेकिन उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब अगला सवाल आता है, जब भी अटॉर्नी जनरल को रेजिग्नेशन देना होता है तो अपना त्यागपत्र या रेजिग्नेशन किससे सौंपते हैं? अटॉर्नी जनरल अपना रेजिग्नेशन या त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति ही अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं और जब कभी भी अटॉर्नी जनरल को रेजिग्नेशन देना होता है या त्यागपत्र देना होता है तो वो भारत के राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। इसीलिए हु इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। ये मैंने आपको 3-4 बार इसलिए याद करवा दिया क्योंकि इधर से 3 से 4 सवाल बनते हैं जो पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी? जैव विविधता शब्द किसने गढ़ा? इसका सही आंसर है वॉल्टर जी रोसेन। याद रखिए, वॉल्टर जी रोसेन ने बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया। या जैव विविधता शब्द किसने गढ़ा? इसका सही आंसर है वॉल्टर जी रोसेन। अब ये तो हो गया बायोडाइवर्सिटी। अगर पूछें हु कॉइन्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो इसका सही आंसर है एन मायर्स। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट टर्म कॉइन किया एन मायर्स ने। अब हमारा जो 2011 से 2020 तक का दशक था इसे यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी। इसे जैव विविधता का दशक डिक्लेयर किया यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र ने 2011 से 2020। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? इसका सही आंसर है 14 जनवरी 1761। 14 जनवरी 1761 को थर्ड बैटल ऑफ पानीपत या पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। और ये किसके बीच में लड़ी गई थी? एक तरफ था हमारा मराठा साम्राज्य और दूसरी तरफ थी अफ़गान आर्मी। अफ़गान आर्मी को लीड कर रहे थे अहमद शाह दुर्रानी। तो मराठा आर्मी और अहमद शाह दुर्रानी की अफ़गान आर्मी के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी जो 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इन विच ईयर? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध जो है सन 1526 में हुआ था और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था।
पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस बिटवीन। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था और ये सन 1556 में हुआ था। इसी प्रकार एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पानीपत की जो पहली लड़ाई है सन 1526 में हुई थी, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में 1526 के 30 साल बाद 1556 में हुई थी। ऐसे ही पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो 1761 में हुई थी, जो मराठा और अहमद शाह दुर्रानी के बीच में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, राउंड रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ। गोल क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? इसका सही आंसर है पोटैटो या आलू। राउंड रिवॉल्यूशन, पोटैटो हमारे गोल होते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो राउंड रिवॉल्यूशन का संबंध या गोल क्रांति का संबंध जो है आलू या पोटैटो के उत्पादन से है। इसी तरह पूछ ले येलो रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो वो ऑयल सीड के प्रोडक्शन से है। ऑयल सीड यानी तिलहन, और इसमें भी मस्टर्ड और सनफ्लावर जो होता है उसके प्रोडक्शन से है। तो येलो रेवोल्यूशन का संबंध जो है या पीली क्रांति का संबंध जो है ऑयल सीड या तिलहन के प्रोडक्शन से है, जबकि राउंड रेवोल्यूशन या गोल क्रांति का संबंध आलू के प्रोडक्शन से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लैक रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद। काली क्रांति का संबंध किससे है? तो काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या पेट्रोलियम उत्पाद से है। पेट्रोल हमारा क्रूड ऑयल काला होता है, तो ब्लैक रेवोल्यूशन का संबंध पेट्रोलियम प्रोडक्ट से है। अगर पूछें ब्लू रेवोल्यूशन या नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर है फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन या मछली के उत्पादन से ब्लू रेवोल्यूशन है। अब अगला पूछें ब्राउन रेवोल्यूशन, ब्राउन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है लेदर या कोकोआ के प्रोडक्शन से। ये आपको याद रखना पड़ेंगे, कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ अपने ट्रिक बना सकते हैं। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ जो होता है काला होता है तो ब्लैक रेवोल्यूशन, मछलियाँ समुद्र में पाई जाती है नीला होता है तो ब्लू रेवोल्यूशन, ऐसे ही लेदर हमारा ब्राउन होता है तो ब्राउन रेवोल्यूशन। ब्राउन रेवोल्यूशन का संबंध लेदर या कोकोआ के प्रोडक्शन से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ। गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है जूट प्रोडक्शन। हमने देखे हैं जूट के जो हमारे बोरे होते हैं तो वो गोल्डन से, कत्थई से कलर के होते हैं, और फाइबर होता है उसमें, रेशे होते हैं। तो गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जो है या गोल्डन फाइबर क्रांति जो है उसका संबंध जूट के प्रोडक्शन से है। और अगर पूछा जाए गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो गोल्डन रेवोल्यूशन जो है उसका संबंध है हनी एंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स से। हनी मतलब शहद और हॉर्टिकल्चर बागवानी, जो भी हम सब्जियां फल उगाते हैं तो शहद और सब्जियां जो फल बागवानी करते हैं उसका संबंध है गोल्डन रेवोल्यूशन। और गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जूट प्रोडक्शन। फिर से देखिए, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन अगर पूछेंगे तो जूट प्रोडक्शन, और अगर गोल्डन रेवोल्यूशन पूछेंगे तो हनी एंड हॉर्टिकल्चर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। धन विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? इसका सही आंसर है लोकसभा। याद रखिए मनी बिल हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है। और आर्टिकल 110 जो है संविधान का अनुच्छेद 110 जो है उसमें डेफिनेशन ऑफ मनी बिल है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। ये पेपर में सीधे सीधे सवाल पूछ लिया जाता है कि हमारे संविधान के किस आर्टिकल में डेफिनेशन ऑफ मनी बिल है। तो आर्टिकल 110 या अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है, और मनी बिल हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज अलाउड टू इंट्रोड्यूस मनी बिल इन द पार्लियामेंट। संसद में धन विधेयक पेश करने की अनुमति किसे है? इसका सही आंसर है मिनिस्टर या मंत्री। गवर्नमेंट का या सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी मंत्री या मिनिस्टर होता है वही मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है पार्लियामेंट में। कोई भी प्राइवेट मेंबर मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता है। और मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है। तो ऐसे भी इस सवाल को देखते हैं कि मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के पहले किसकी रिकमेंडेशन ली जाती है। तो इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
या राष्ट्रपति की सिफारिश या अनुमति ली जाती है धन विधेयक को पेश करने के पहले। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम टाइम फॉर विच द राज्यसभा कैन डिटेन द मनी बिल। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है। इसका सही आंसर है 14 डेज, 14 दिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिए। लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जाता है, इसके बाद जब वो लोकसभा से पास हो जाता है उसे राज्यसभा भेजा जाता है। अब राज्यसभा या तो उसे पास कर सकती है या फिर उसे अधिकतम 14 दिन के लिए अपने पास रोक सकती है। अगर 14 दिन तक राज्यसभा धन विधेयक को पास नहीं करती है तो इसका मतलब अपने आप मान लिया जाता है कि राज्यसभा ने उसे पास कर दिया है। राज्यसभा कभी भी धन विधेयक को वापस नहीं कर सकती है। और देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग इन मैटर ऑफ मनी बिल। हमें पता है जब कभी भी लोकसभा और राज्यसभा एक कॉमन उस पर नहीं आते हैं, कोई बिल वहाँ एक जगह पास हो जाता है दूसरी जगह पास नहीं होता, तो हमारे संविधान में जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट का प्रोविज़न है। लेकिन मनी बिल के या धन विधेयक के केस में जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं लोकसभा जो है पूरी तरीके से पावरफुल है मनी बिल या फिर धन विधेयक के मामले में। हमारा अगला क्वेश्चन है, द वर्ड तीर्थंकर इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। इसका सही आंसर है जैनिज्म। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है। इसका सही आंसर है जैन धर्म। जैन धर्म में कुल मिला के 24 तीर्थंकर हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ द 24th तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन। वर्धमान महावीर। हमने बताया था कि जैन धर्म में कुल मिला के 24 तीर्थंकर हैं। जो जैनों के 24 तीर्थंकर हैं, 24वें तीर्थंकर हैं, उनका नाम है स्वामी वर्धमान महावीर। तो इनका जो चिन्ह या फिर सिंबल है वो है शेर, लॉयन। तो व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ द 24th तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन वर्धमान महावीर। इसका सही आंसर है लॉयन या फिर शेर। आप पेपर में सवाल पूछ लें कि जैन धर्म में पहले तीर्थंकर कौन हैं, तो इनका नाम या तो ऋषभनाथ पेपर में आएगा या फिर आदिनाथ आएगा। और इनका जो सिंबल या चिन्ह है वो है बुल यानी बैल। तो पहले तीर्थंकर है हमारे ऋषभनाथ या आदिनाथ। इनका जो चिन्ह है वो है बुल या फिर बैल। और जो 24वें तीर्थंकर हैं वो हैं स्वामी वर्धमान महावीर। इनका चिन्ह है लॉयन या फिर शेर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब्ड द अपराइजिंग ऑफ 1857 एज फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने बताया। इसका सही आंसर है विनायक दामोदर सावरकर। जो वीडी सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर हैं, उसने सन 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बताया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब्ड द 1857 रिवॉल्ट एज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। किसने 1857 के विद्रोह को ना तो पहला और ना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम बताया। इसका सही आंसर है आर.सी. मजूमदार। पेपर में बहुत बार पूछ लिया जाता है। आर.सी. मजूमदार जो हैं उन्होंने बोला 1857 का जो विद्रोह है ना तो वो पहला था और ना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। जबकि विनायक दामोदर सावरकर जो हैं उन्होंने बोला कि 1857 का जो विद्रोह है वो पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण का उल्लेख है। इसका सही आंसर है आर्टिकल 14 या अनुच्छेद 14। हमारे संविधान में जो आर्टिकल 14 से 18 तक हैं, अनुच्छेद 14 से 18 तक जो हैं, ये राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं या समानता के अधिकार की बात करते हैं। तो पेपर में पूछ लिया जाता है हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद समानता के अधिकार की बात करते हैं। ये अनुच्छेद 14 से 18 की बात करते हैं। और जो अनुच्छेद 14 है ये कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण का उल्लेख करता है। अगला क्वेश्चन है, prohibition of discrimination by the state on the ground of religion, race, caste, sex or place of birth is mentioned in which article of Indian Constitution। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर
राज्य द्वारा भेदभाव का निषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही आंसर है आर्टिकल 15। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता सुनिश्चित करता है? इसका सही आंसर है आर्टिकल 16, अनुच्छेद 16। तो 14 है इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, कानून के समान संरक्षण। फिर 15 में है किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। और 16 है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की प्रथा पर रोक लगाता है? इसका सही आंसर है आर्टिकल 17। हमें ऐसे भी याद रख सकते हैं इसे कि अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता जो है वो बहुत ही खतरनाक है, तो 17 पे खतरा, ऐसे आप करके याद कर रख सकते हैं इसे, सिर्फ याद करने का तरीका है। तो आर्टिकल 17 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है प्रोहिबिट करता है प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर उपाधियों के उन्मूलन का प्रावधान करता है? इसका सही आंसर है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 के तहत आप अपने नाम के आगे राय बहादुर और ऐसे जो हेरिडिटरी टाइटल्स हैं उनका यूज़ नहीं कर सकते हैं, ताकि सभी को समानता का अधिकार मिल सके। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर है वर्ष 2000, ईयर 2000। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच मेटल इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल? क्लोरोफिल में कौन सी धातु मौजूद होती है? इसका सही आंसर है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु मौजूद होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन विच ईयर? कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? इसका सही आंसर है 1946। इस समय भारत में वाइसरॉय थे लॉर्ड वेवेल। हाँ, पेपर में ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया था उस समय भारत के वाइसरॉय कौन थे? इसका सही आंसर है लॉर्ड वेवेल, और कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया था। आज का हमारा आखिरी सवाल है, हु वर द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट मिशन डेट केम टू इंडिया इन द ईयर 1946? वर्ष 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? इसके 3 सदस्य थे, या कैबिनेट मिशन में कई बार पूछ लेते हैं कितने सदस्य थे, तो टोटल 3 सदस्य थे। इनका नाम याद रखिए आप, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। फिर से बोलता हूँ, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इसी तरह दोस्तों हमारा 10,000 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन सीरीज़ का एक और लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब कभी भी हम अगला वीडियो डालें तो इसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू। एन्जॉय लर्निंग विद अस।